बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये एनर्जी होती क्या है। स्टूडेंट्स, एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले वर्क का कॉन्सेप्ट जरा एक दफा रिकॉल करते हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने वर्क डन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था। अभी मैं सिंपल अल्फाज में अगर आप लोगों को बताऊं वर्क क्या होगा। अगर ये एक शख्स है और आपसे कोई पूछे कि इस शख्स पर वर्क कब होगा, तो मैं बोलूंगा कि अगर इस पर एक फोर्स लगे और वो फोर्स इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे, तो मैं कहूंगा इस पर वर्क हुआ। यानी कि वर्क के लिए दो शराइत हैं, नंबर 1 फोर्स लगना और नंबर 2 फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट का कवर होना। नाउ स्टूडेंट्स, इस सूरत में अगर आप देखेंगे हम कहेंगे कि उस बॉडी के पास एनर्जी थी, इस वजह से उसने वर्क करवाया। यही एनर्जी होती है। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी या कैपेसिटी, दोनों बातें ट्रू हैं। इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी, किस चीज की कैपेसिटी? टू डू वर्क। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक शख्स पर धक्का लगाकर उसको उसकी जगह से मूव कर देता, तो मैं कहूंगा क्योंकि मेरे पास एबिलिटी थी वर्क करने की, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास एनर्जी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं, ये एक शख्स है और इस शख्स के पास आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा स्टोन है जो उसको टच भी कर रहा है, कांटेक्ट में भी है। लेकिन क्या इस स्टोन के कांटेक्ट में होने की वजह से वो शख्स कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? नहीं स्टूडेंट्स, आप एक साल भी इनको ऐसे ही रखे रहें तो भी वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहेगा। इसका मतलब मैं कहूंगा स्टोन डज नॉट हैव द एबिलिटी टू डू वर्क ऑन दैट बॉडी। तो दूसरे अल्फाज में स्टोन डज नॉट हैव एनर्जी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यही स्टोन रोल करता हुआ आ रहा हो, तो आप देखेंगे जब ये इस शख्स को हिट करेगा तो हमारे पास ये इस शख्स को डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि सेम स्टोन है, अब वर्क कर रहा है। अब ऐसा क्या है स्टोन में जिसकी वजह से वर्क कर रहा है? तो मैं कहूंगा स्टोन के पास अब मोशन है। इसका मतलब अब हम कहेंगे कि स्टोन के पास एनर्जी है। क्यों एनर्जी है? स्टोन की वजह से नहीं, स्टोन की मोशन की वजह से। तो मैं कहूंगा ये एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं सिंपल अल्फाज में के लिख देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज किनेटिक एनर्जी? किनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, लेकिन ये उन बॉडीज के पास एनर्जी होती है जिन बॉडीज के पास मोशन हो। मोशन मतलब स्पीड हो। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज किनेटिक एनर्जी? एनर्जी possessed by a body, किस वजह से? ड्यू टू इट्स मोशन। ड्यू टू इट्स मोशन, इसे हम बोलते हैं कि ये उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है। स्टूडेंट्स, मैं किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने लिखने लगा हूं, और किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। स्टूडेंट्स, दो बातें इसमें बहुत ध्यान से सुनने वाली हैं। नंबर 1, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं किसी चीज की स्पीड डबल कर दूं, तो स्टूडेंट्स उसके पास जो एनर्जी स्टोर है वो डबल नहीं होगी, बल्कि अब वो 4 गुना ज्यादा एनर्जी रखेगा। और अगर मैं उसकी स्पीड 3 टाइम्स बढ़ाऊं, तो उसकी किनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी, हर किस्म की एनर्जी स्केलर होती। अगर किनेटिक एनर्जी की टाइप है, तो अगर एनर्जी स्केलर है तो डेफिनेटली किनेटिक एनर्जी भी स्केलर है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये है वेलोसिटी। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। जब आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर
वेक्टर आता है, ये हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन आप बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर। सो हाउ कम द प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड अ वेक्टर बिकम्स अ स्केलर? बिकॉज वी नो दैट स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वेक्टर आता है। जैसे हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा कि ये a है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वेक्टर ही रहेगा, लेकिन 2 गुना बड़ा वेक्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर मैं करता हूं। एक्चुअली में ये फॉर्मूला इस तरह से नहीं है। ये फॉर्मूला अगर हम ज्यादा डिटेल में देखें तो ये फॉर्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, और ये वेलोसिटी और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। अब जरा देखें, आपको याद है दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, कि v को v से मल्टीप्लाई करना, डॉट, तो v डॉट v जो है वो v का स्केयर आ जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी वेक्टर ही है, लेकिन यहां ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, और वेलोसिटी और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर ही होता है। तो इसका मतलब ये स्केलर है और ये भी स्केलर है, स्केलर इनटू स्केलर स्केलर, तो लॉजिक हमारे पास क्लियर हो गई। नाउ स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, किसी बॉडी के पास किनेटिक एनर्जी है या नहीं, इसके देखने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि उसके पास स्पीड है या नहीं। स्पीड है या नहीं ये देखने के लिए क्या आपको किसी किस्म के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है? हरगिज नहीं स्टूडेंट्स। स्पीड कितनी है ये देखने के लिए तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेकिन स्पीड है या नहीं ये देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। अगर गाड़ी मेरे सामने खड़ी है और अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, मैं कहूंगा कि यहां पर स्पीड नहीं है, और अगर वो गाड़ी मुसलसल मेरे हिसाब से पोजीशन चेंज कर रही है तो मैं कहूंगा इसके पास स्पीड है, मोशन है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के पास है या नहीं, ये जज करना काफी आसान है। मैं कह देता हूं एक बात कि काइनेटिक एनर्जी इज वेरी विजिबल। इसका मतलब वो विजिबल नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखेगी, ऑब्जेक्ट ही दिखेगा, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है या नहीं इसका पता लगाना बहुत आसान है, बहुत नुमाया है। ये बात अगर मूव कर रहा है तो पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी है या नहीं। लेकिन मैं बार बार इस बात पर क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं? क्योंकि अभी मैं आपको बताने लगा हूं एनर्जी की दूसरी टाइप। स्टूडेंट्स आइए जरा दोबारा से उसी एग्जाम्पल की तरफ लौटते हैं जो मैंने आपको आज के लेक्चर के स्टार्ट में दी, कि ये एक पत्थर है और ये शख्स के पास पड़ा हुआ है और ये इसके साथ कांटेक्ट में है, उसको टच भी कर रहा है। क्या ये एनर्जी रखता है? आपके पास क्या तरीका है एनर्जी को देखने के लिए? आप देखेंगे क्या वो वर्क कर रहा है? आप कहेंगे नहीं सर ये वर्क तो नहीं कर रहा, और आप कहेंगे सर इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। मैं कहता हूं अच्छा जरा अब गौर से देखो, ये स्प्रिंग आपको दिखा, ये पहले मैंने आपसे छुपाया हुआ था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं इसके पास एनर्जी है या नहीं? आप कहेंगे सर इसके पास एनर्जी है, अगर आप इस पत्थर को छोड़ें तो फिर ये डिस्प्लेस कर सकता है। यानी कि दूसरे अल्फाज में आप कहेंगे इस बॉडी के पास वर्क करने की अभी एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इसका पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में वर्क कर दे अगर आप इसको छोड़ें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को जब मैं कहूं कि बेटा तू काम किया कर, तेरे में पोटेंशियल है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहा है, इसका ये मतलब है अगर वो एफर्ट करे तो अच्छा काम कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये होती है कि उस वक्त एनर्जी नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप बॉडी को अलाउ करें तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई उसके पास एनर्जी है या नहीं, जैसे स्प्रिंग वाले केस में हुई। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरे से पूछे कोई ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, बताओ इसके पास एनर्जी है या नहीं, मैं कहूंगा भाई मूव नहीं कर रहा, किनेटिक एनर्जी तो नहीं है, यानी अभी तो इसके पास वर्क करने की एबिलिटी इस टाइम नहीं है, या इस टाइम ये वर्क नहीं कर रहा। लेकिन क्या ये फ्यूचर में वर्क कर सकता है? अगर वो मुझे पूरी पिक्चर दिखाए, वो कहता है भाई ये जो हमारे पास पत्थर है ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, और जब मुझे पता चलता है ये ग्रेविटी के अंदर पड़ा हुआ है तो फिर मुझे पता है जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये खुद ब खुद नीचे जाएगा और जिस चीज से भी टकराएगा उस पर वर्क करेगा। तो मैं कहूंगा भाई इसके पास भी पोटेंशियल था उस पॉइंट पर, ऑल्दो उस पॉइंट पर वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन इसके पास पोटेंशियल था कि ये फ्यूचर में वर्क कर सके। किस वजह से था? क्योंकि ये ग्रेविटी में पड़ा है। तो स्टूडेंट्स जरा देखते हैं ये जो नई टाइप की एनर्जी है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसको डिफाइन किस तरह से करना है।
नाउ स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा दो वजह से है। या तो वहां कोई फील्ड है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटी मूव करवाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाएगा। तो हमारे पास यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक चीज जो है वो फील्ड मौजूद है। दूसरी चीज क्या हुई, या तो आप देख रहे हैं एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हमने दबा कर रखा हुआ है, इसकी कंस्ट्रेंड स्टेट है, और जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे वो फौरन ही वही एनर्जी जो स्टोर किए हुए वापस देगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये वो एनर्जी है, एनर्जी possessed by a body, किस वजह से, दो वजह से, ड्यू टू अ फोर्स फील्ड, या तो वहां कोई फील्ड है जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ड्यू टू इट्स कॉन्स्ट्रेन्ड स्टेट, या फिर उसकी कॉन्स्ट्रेन्ड स्टेट की वजह से, जैसे स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, इस वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी की कई टाइप्स हैं, क्योंकि फील्ड्स की कई टाइप्स हैं। तो ये देखिए हमारे पास पहली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेटली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में कहां पर होगी, जब बॉडी ग्रेविटी के अंदर होगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको जमीन से ऊपर ले जाता हूं और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये खुद ब खुद वापस आएगा, तो मैं कहूंगा इसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई थी ऊपर लेकर जाने के बाद, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन क्योंकि ग्रेविटी के अंदर है तो इसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी stored in a body due to its height or change in its height। कहां पर, in gravitational field। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, यहां पर भी देखिए कि जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। आपको कैसे पता चलेगा, सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की एक्सपेरिमेंट है। जरा देखिए स्टूडेंट्स, एक पत्थर को आप 1 मीटर हाइट से अपने पांव पर गिराएं, वो आपको हार्डली ही थोड़ी सी तकलीफ देगा। लेकिन अगर वही पत्थर जो है 10 मीटर हाइट से आ रहा हो और वो आपके पांव पर गिरे तो वो बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। ज्यादा डैमेज तो तभी कर सकते हैं ना जब उसके पास ज्यादा एनर्जी स्टोर है। इसका मतलब जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक और चीज भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जी की वैल्यू, जितना जी की वैल्यू स्ट्रांग होगी वहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज्यादा स्टोर होगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक पत्थर जो है वो जमीन पर आप पर गिरे, वो ज्यादा हर्ट करेगा, लेकिन उतनी हाइट पर अगर आप चांद पर एक पत्थर अपने ऊपर गिराएं तो वो पत्थर बड़े आराम से आपको आकर हिट करेगा, क्योंकि वहां पर जी की वैल्यू यानी कि जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू अर्थ। और तीसरी क्या चीज है, मैस। अगर मैस ज्यादा होगा तो भी एनर्जी स्टोर होगी। ये भी सिंपल देखने को पता चल सकता है। एक छोटा पत्थर ले और एक बड़ा पत्थर ले, दोनों को जमीन पर एक जैसी हाइट पर रखें, किसको आप गिरने से डरेंगे अपने पांव पर, तो डेफिनेटली जिसका मास ज्यादा होगा, कि बिकॉज यू नो दैट कि उसके पास ज्यादा मैस है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी भी स्टोर हुई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये हाइट पर डिपेंड करती है तो हाइट के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। अब रेफरेंस पॉइंट जहां से आप मेजर करें डिस्टेंस, ये दो रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट यूजुअली सरफेस ऑफ अर्थ होता है। आप सारी हाइट्स कहां से मेजर करेंगे, ग्राउंड की सरफेस से। जैसे कि मैं देखना चाहता हूं इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं हाइट देखूंगा, और हाइट कहां से देखूंगा, जमीन से देखूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बात, समटाइम्स हमारा रेफरेंस पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ नहीं होता, बल्कि हमारा रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी होता है। स्टूडेंट्स, मैं इसको
यहां पर आपके सामने अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरा लेक्चर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बड़े ही ध्यान से सुनना होगा, इसी चैप्टर का लेक्चर है। नाउ स्टूडेंट्स, ये हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद एक और पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र मैं करना चाहूंगा आपके सामने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। जस्ट इमेजिन करें हमारे पास ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनका अपना अपना एक फील्ड होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं दोनों को बहुत करीब लेकर आऊं, इतना करीब कि ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड टच करें, तो ये एक दूसरे पर एक ऐसी फोर्स लगाएंगे। आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं, तो जैसे ही मैं इनको छोड़ूंगा ये खुद ब खुद मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वर्क हुआ। और ये वर्क क्यों हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से। तो यहां पर मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह फिर कौन हुआ? जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह ग्रेविटी हुई, इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें स्टोर होती है? चार्जेस में, स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक चार्जेस। नाउ स्टूडेंट्स, एक और एनर्जी जिसका जिक्र करना यहां जरूरी है, वो है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? यानी कि EPE, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग कंप्रेस या स्ट्रेच फॉर्म में हो और आप उसको छोड़ें, तो आपको मालूम है वो वर्क करने की एबिलिटी रखता है। इसे हम बोलते हैं कि इसके पास जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है? ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू compressed or stretched state of a spring। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस फील्ड की वजह से है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बना रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो जब मैं पूछता हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चे कहते हैं इलास्टिक फील्ड की वजह से। मैक्रो लेवल पर यह बात सही है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इस स्प्रिंग को बहुत ज्यादा जूम करके देखें तो आपको पता चलेगा इस स्प्रिंग के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, क्योंकि मेटल है। और चार्जेस के दरमियान कौन सा फील्ड होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो बेसिकली आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें वापस जाने की एक एबिलिटी जनरेट हो जाती है। तो एक्चुअली में अगर आप स्मॉल लेवल पर देखें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह है कौन? तो वजह इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो ये स्टूडेंट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको कहां नजर आएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको स्प्रिंग्स में नजर आएगी। इसके अलावा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको कैटापुल्ट में नजर आएगी। कैटापुल्ट कहते हैं गुलेल को जिससे निशाना लेते हैं। तो इस तरह की चीजों में हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा डिस्कस हमने कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स क्या हैं। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि एनर्जी वर्क करवा सकती है, लेकिन एनर्जी कितना वर्क करवा सकती है अब हम जरा ये देखेंगे। तो अब हम जरा देखते हैं कि ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है। ये देखिए, मेरे पास एक बॉल है जिसका मैस है m और उसकी स्पीड है इनिशियल स्पीड vi। मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा। इधर फोर्स का काम क्या होता है? हमने देखा फोर्स का काम होता है एक्सेलरेट करना, यानी कि स्पीड को चेंज करना। अगर बॉडी इधर जा रही थी और बॉडी की डायरेक्शन में फोर्स लगी, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगी, तो फिर फोर्स क्या करेगी? स्पीड चेंज करेगी, लेकिन स्पीड बढ़ाएगी। तो vi से स्पीड बढ़कर vf हो गई, डिस्टेंस उसने d मूव किया। ये सारी बातें आप लोगों ने बुक की पैराग्राफ से लिखनी है। मैं सिर्फ डेरिवेशन आप लोगों के सामने देखता हूं। मैं कह सकता हूं न्यूटन की थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 2as is equals to vf square minus vi square। ये न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है।
एस क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? एस डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को मैंने आज सिंबल दिया हुआ डी का, तो मैं एस की जगह अगर लिख दूं कि 2AD इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, तो ये भी गलत नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आपने थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है। आप D को एक तरफ रखें और 2A उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, उधर हमारे पास VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर रह जाएगा। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, इसको हम थोड़ी देर के लिए यहां रखते हैं। अब जरा देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको याद होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, स्टूडेंट्स, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma। इसे मैं कह देता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। जब हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है। इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हुए हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड को पहली इक्वेशन की राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, तो F को D से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को उसकी राइट हैंड साइड से, जो कि 1/2A इंटू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा जल्दी से देखिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, A से कैंसिल हुआ। जरा इस पूरी ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यहां रह जाएगा FD, ये M है, ये हाफ है, तो हाफ M इकट्ठा लिख देता हूं। अंदर रह जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करूंगा, FD हाफ M पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा हाफ M VF स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, फिर हाफ M इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाफ M VI स्क्वायर। स्टूडेंट्स, F को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, हाफ M V स्क्वायर कुछ याद आता है आपको? हाफ M V स्क्वायर तो किनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, हाफ M V स्क्वायर। और क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है तो मैं इसे बोलूंगा ये किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, लेकिन ये फाइनल किनेटिक एनर्जी है। और ये भी हाफ M V स्क्वायर है, तो ये भी किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, लेकिन इनिशियल किनेटिक एनर्जी का, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। और स्टूडेंट्स, यहां देखें FD, स्टूडेंट्स याद आया FD क्या होता है? FD तो वर्क डन का फार्मूला है। इसका मतलब इस तरह हमारे पास वर्क आ जाएगा। इसको मैं आसान अल्फाज में लिखूं तो मैं लिखूंगा कि वर्क ने क्या किया है? वर्क ने चेंज इन किनेटिक एनर्जी की, यानी कि ये वही बात ना होगी, यही तो डेफिनेशन है एनर्जी की, कि एनर्जी क्या करवाता है? वर्क करवाता है। और दूसरे अल्फाज में ऑपोजिट में यहां देखें तो वर्क क्या करवा रहा है? एनर्जी में चेंज लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी पर अगर आप वर्क लगाएं तो वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देता है। काइनेटिक एनर्जी चेंज करने का मतलब यार समझते हैं ना आप लोग? काइनेटिक एनर्जी चेंज करने का मतलब उसकी स्पीड जो है वो चेंज कर देता है। स्टूडेंट्स, यही हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। और स्टूडेंट्स, एक बात जो बच्चों को समझानी बहुत जरूरी है, वो ये है कि बच्चे समझते हैं कि वर्क का ताल्लुक फिर किनेटिक एनर्जी के साथ है। नहीं स्टूडेंट्स, अगर एक चीज रेस्ट पर है और आप उस पर फोर्स लगाएं तो आप उस पर वर्क करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। हम कहेंगे यहां पर स्पीड जो है, यहां पर आपका जो वर्क है उसने किनेटिक एनर्जी में चेंज लिया। लेकिन अगर ये एक स्प्रिंग है और आप इस पर फोर्स लगाएं और इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें, अब आपका वर्क जो है वो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा है। तो इस सूरत में वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। और अगर हमारे पास
कोई और एग्जांपल हो जिसमें आपका वर्क कोई और एनर्जी जो है वो स्टोर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वर्क डन उस एनर्जी के चेंज के बराबर है। लेकिन ये जो एग्जांपल है ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि वर्क जो है वो एनर्जी में चेंज लाता है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो किनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, लेकिन अगर आप ग्रेविटी में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर लेकर जा रहे हैं तो आपका वर्क जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। अगर आप स्प्रिंग दबाएंगे तो आपका वर्क जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करेगा। लेकिन बुक ने सिर्फ एक एग्जांपल आप लोगों के सामने दी है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वर्क और एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस अब फील होगा कि नहीं, वर्क कुछ और चीज है और एनर्जी कुछ और चीज है। और किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की जो आम डेफिनेशंस आप लोगों ने जो याद की होती है आमतौर पर, उनकी बजाय अब ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।